हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगिड। हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम और ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसको उदाहरण द्वारा समझा था। आज हम ऑक्सीकरण अंक की एक विशेष परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यहाँ हम भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अंक के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑक्सीकरण अंक की एक विशेष स्थिति है जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ऑक्सीकरण अंक तो कोई भी ज्ञात कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अंक के। ये किस प्रकार ज्ञात करते हैं देखो, तो हम ले रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में से भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अंक। कई बार जब हम तत्व का एक यौगिक या अणु में ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं तो वहां पर तत्व का ऑक्सीकरण अंक भिन्नात्मक प्राप्त होता है। भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अंक संभव नहीं होता है क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन का पार्शियल यानी आंशिक स्थानांतरण नहीं होता, हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है। जब तत्व का ऑक्सीकरण अंक भिन्नात्मक प्राप्त हो तो वहां सामान्य परिस्थिति यह बनती है कि वो कई तत्वों के ऑक्सीकरण अंक का योग होता है। कैसे, देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं C3O2। इसमें अगर हम कार्बन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करें तो क्या होगा, देखो कार्बन को हम X अज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा 3X प्लस 2 ऑक्सीजन है, A का -2 होता तो 4 का -4 और टोटल कितना है 0। 3x इक्वल टू ये -4 उस तरफ जाएंगे प्लस के 4 और x की वैल्यू हो जाएगी +4/3। भिन्नात्मक प्राप्त हो रहा है। जब भिन्नात्मक प्राप्त हो रहा है तो ऐसा संभव नहीं है। देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें 3 कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में डबल बॉन्ड से। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और ये कार्बन भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। अब ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, सहसंयोजी बंध है, तो इसका ऑक्सीजन कितना है 0। ये कार्बन इस कार्बन के साथ तो सहसंयोजी बंध बना रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी तो कार्बन पर आ जाएगा +2। +2 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ 2 बंध बन रहे हैं। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है -2। ऐसे ही यहाँ पर कार्बन का +2 और इस ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ पर कुल कितने कार्बन है? यहाँ पर कुल 3 कार्बन है। एक का है +2, एक का है 0 और थर्ड का +2। इनका औसत हो जाएगा /3। तो 2 + 2 कितना हो जाएंगे 4/3। तो 4/3 जो है ये 3 कार्बन परमाणुओं की ऑक्सीजन संख्या का औसत है, जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं की ऑक्सीजन संख्या +2 और एक की कितनी है 0। तो ये एग्जांपल हमें ये बता रहा है कि भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अंक संभव नहीं है। भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अंक तभी प्राप्त होता है जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का औसत लिया जाता है। और देखें, देखो अगला है Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ये अगर यहां पर ब्रोमीन की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करें तो 3 ब्रोमीन का 3x प्लस 8 ऑक्सीजन, A का -2, टोटल कितना है 0। 3x 8 को 2 से डिवाइड करेंगे -16, टोटल 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा +16, तो x बराबर क्या हो जाएगा +16/3। यहां भी ब्रोमीन की ऑक्सीजन संख्या भिन्नात्मक प्राप्त हो रही है। तो क्या होगा, देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। पहला ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन और ये तीसरा ब्रोमीन। सेंटर वाला ब्रोमीन 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये साइड वाले
तीन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। ऐसे इस Br का हो जाएगा फर्स्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, सेकंड बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ और थर्ड ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। अब ये तो सहसंयोजी बंध है Br के साथ, लेकिन Br इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो इस ऑक्सीजन का -2 क्योंकि अधिक विद्युत ऋणाई है, यहां पर भी -2, तो Br इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है +2, इसके साथ बना रहा है +2, यानी +2 और +2 कितना हो गए +4। ऐसे ही ये Br एक डबल बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक डबल बॉन्ड इसके साथ, एक डबल बॉन्ड इसके साथ, तो +2 इसके साथ, +2 इसके साथ, +2 इसके साथ, कितना हो गया +6। ऐसे ही ये ब्रोमीन में क्या दर्शाएगा +6। वापस बता रहा हूं, ब्रोमीन और ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणाई ऑक्सीजन है, दो बंध बन रहे हैं तो ऑक्सीजन की तो -2 होगी लेकिन ब्रोमीन की +2, तो +2 इस ऑक्सीजन के साथ, +2 इसके साथ, +2 इसके साथ, कितना हो गया 6, तो +6 यहां +4 और +6, तो +6 +4 +6 टोटल है 3, तो एवरेज क्या होगा तीनों की ऑक्सीजन संख्या बटा संख्या, तो 3 है तो तीनों को +6 +4 +6, और औसत कैसे निकालते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 3 ऑक्सीजन संख्या है उनकी वैल्यू रख दी बटा 3, 6 + 4 + 6 16 बटा 3, यानी जो 16 बटा 3 ऑक्सीजन संख्या है ये तीनों ब्रोमीन की ऑक्सीजन संख्या का क्या है योग। अगला देखो और लेते हैं S4O6 इसमें सल्फर की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करने के लिए, तो 4 सल्फर है तो 4x प्लस 6 ऑक्सीजन, a का -2 तो टोटल का 6 का -12, टोटल कितना है -2, 6 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन का -2 तो 6 का -12 और टोटल कितना है ऊपर लिखा -2, तो 4x प्लस के बाद सॉरी माइनस के बाद इस तरफ जाएंगे तो प्लस के 12 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 10, तो 4x = 10, x = 10 डिवाइडेड बाय 4 = 5/2 प्लस, तो यहां भी ऑक्सीजन संख्या ऋणात्मक प्राप्त हो रही है, तो इसकी स्ट्रक्चर लेते हैं। इसमें 4 सल्फर डायरेक्टली जुड़े होते हैं कुछ ऐसे, अब ये सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है लेकिन एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से, इस पर माइनस, ऐसे ही ये एक ऑक्सीजन के साथ माइनस सिंगल बॉन्ड के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब देखो ये जो सल्फर है इसका शून्य, ऑक्सीकरण इसका भी शून्य, क्यों? क्योंकि ये सल्फर और ये सल्फर पूर्णतः सहसंयोजी बंध, तो सहसंयोजी बंध में प्लस माइनस का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही ये सल्फर इसके साथ सिंगल, इसके साथ सिंगल, ये भी पूर्णतः सहसंयोजी बंध है तो यहाँ पे क्या होगा शून्य। अब ये सल्फर क्या है, इसके साथ बना रहा है सिंगल तो +1, इसके साथ बना रहा है डबल तो यहाँ +2, इसके साथ बना रहा है डबल तो यहाँ भी +2, तो यहाँ ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगी +5। ऐसे ही ये सल्फर की भी क्या हो जाएगी +5, तो 4 सल्फर है, एक की +5, दूसरे की 0, तीसरे की 0, चौथे की +5 और भाग इसका देंगे 4 का, तो 10 बटा क्या हो जाएगी 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 सल्फर की ऑक्सीजन संख्या 0 और 2 सल्फर की +5 और चारों का औसत क्या है +10/4 यानी 5/2। तो यहाँ पर 4 सल्फर है और 4 सल्फर में 2 की ऑक्सीजन संख्या 0 है और 2 की है +5, तो औसत क्या हो जाएगा 10/4। और एग्जांपल हम ले रहे हैं जैसे Fe3O4, अगर इसमें हम आयरन की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करना चाहें तो आयरन 3 है 3x प्लस 4 ऑक्सीजन, a का -2 तो 4 का -8 टोटल 0, 3x इक्वल टू हो जाएगा -8 उस तरफ जाएंगे प्लस के 8 तो x बराबर हो जाएगा +8 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो ये जो Fe3O4 है ये 2 यौगिकों का मिश्रण है, एक होता है इसमें FeO और एक होता है Fe2O3। यहां पर Fe का ऑक्सीकरण हो जाएगा +2 क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 होता है। यहां देखो 2 Fe2x प्लस 3 ऑक्सीजन का -6 टोटल 0,
2x बराबर +6, तो x बराबर क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ Fe का ऑक्सीकरण +3 है। एवरेज क्या होगा, A का +2 और दो Fe है, इनका है +3 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज क्या हो जाएगा 8/3। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे MN3O4, ये भी भिन्नात्मक ऑक्सीजन संख्या वाला एग्जांपल ही है। अगर इसमें हम मैंगनीज का निकालना चाहें तो 3 मैंगनीज का 3x प्लस 4 ऑक्सीजन, 2 × 4 -8 टोटल 0, 3x +8 एंड x +8 डिवाइडेड बाई 3, ये भी भिन्नात्मक हो गया। तो देखो ये जो है Mn3O4 ये होता है MnO और MnO2, ये होते हैं 2। तो मैंगनीज हो गए 2 + 1 3, ऑक्सीजन हो गए 2 और 2 4। अब यहाँ पर अगर हम मैंगनीज का ऑक्सीजन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर तो एक ऑक्सीजन के साथ है +2 और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो 2 का -4, तो मैंगनीज का +4। एवरेज निकालेंगे तो 2 मैंगनीज का +2 और 1 मैंगनीज का 4, टोटल 3 है, तो 2 + 2 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पर Mn3O4 में एक मैंगनीज का +4 और 2 मैंगनीज का +2 है। ऐसे ही एक इससे मिलता जुलता एग्जांपल है Pb3O4। अगर यहां लेड का निकालें तो 3 लेड का 3x प्लस 4 ऑक्सीजन का -8 टोटल 0, क्योंकि उदासीन है तो टोटल 0 ही होगा। 3x हो जाएगा +8 एंड x +8 डिवाइडेड बाई 3। ये भी दो यौगिकों का मिश्रण है, इसमें दो तो है PbO और एक है PbO2। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो लेड का हो गया +2, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो लेड का हो गया +4। कैसे देखो, लेड का मान लिया x प्लस एक ऑक्सीजन का -2, 2 का -4 टोटल 0, x +4। एवरेज क्या हो जाएगा, 2 लेड का +2 एक का +4, टोटल लेड है 3, तो ये हो जाएगा 8/3, वो भी किसका प्लस का। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। O2 प्लस और एक है O2 माइनस। यहां पर अगर हम ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण ज्ञात करें तो देखो 2x +1, x क्या हो जाएगा +1/2, यानी हाफ है, बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर चार्ज होता है +1। तो क्या हो जाएगा, दोनों का जब एवरेज लेंगे तो ये तो 0 है, ये +1 है, तो 0 + +1 डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या हो जाएगा हाफ। तो यहां पर O2+ में एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण 0 है और दूसरे का +1, एवरेज क्या हो जाएगा +½ यहां O2- की बात करेंगे तो 2 ऑक्सीजन का 2x टोटल -x, तो सॉरी -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। यहां भी भिन्नात्मक है जो संभव नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, 2 ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, एक का चार्ज है -1 और एक का है 0, एवरेज हो जाएगा 0 + -1 डिवाइडेड बाय 2 = 1/2, वो भी माइनस का। तो इन एग्जांपल द्वारा ये स्पष्ट है कि जब भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक आती है तो भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या संभव नहीं होती, ये 2 या 2 से अधिक तत्वों का औसत होती है। ये इन सारे एग्जांपल से हमने प्रूव कर लिया है। अब हम भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या के बाद लेते हैं प्रतियोगी ऑक्सीकरण संख्या। सॉरी, प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया, इनकी बात हम कर रहे हैं।
अगला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं। प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं, जैसा नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में कंपटीशन होगा। कंपटीशन कैसा? तो प्रतियोगी स्थानांतरण अभिक्रियाएं जो होती है, यानी प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं कहलाती है। वे तत्व या धातु जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर देता है। जो अधिक क्रियाशील है उसका ऑक्सीकरण होगा और वो कम क्रियाशील तत्व या धातु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है। तो प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इसमें क्या होगा? दो तत्वों या आयनों के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक तत्व से दूसरे तत्व के पास जाता है। इस फैक्ट को हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कॉपर नाइट्रेट के विलयन में जिंक की छड़। देखो यहां क्या होगा, यदि हम कॉपर नाइट्रेट का जलीय विलयन लें, तो ये मैंने कॉपर नाइट्रेट का जलीय विलयन ले लिया, और इसमें हमने डाल दी है जिंक धातु की छड़। ये है कॉपर नाइट्रेट का जलीय विलयन, और इस विलयन का रंग कैसा होता है? नीला रंग। ये है जिंक की छड़। यदि हम कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन में जिंक धातु की छड़ को डालें और 1 घंटे के लिए रख दें, तो 1 घंटे के बाद कॉपर नाइट्रेट विलयन का नीला रंग समाप्त हो जाता है, विलयन रंगहीन हो जाएगा और जिंक धातु की छड़ की तरफ जिंक धातु की छड़ के चारों ओर लाल रंग की परत बन जाती है। क्या होगा? देखो जैसे इसको हम रखेंगे, ये जिंक धातु की छड़ है और ये कॉपर नाइट्रेट का जलीय विलयन है। ये क्या हो जाएगा? पहले नीला था, अब हो जाएगा रंगहीन। और ये जो जिंक धातु की छड़ है जो विलयन में डूबी हुई है, इसके चारों ओर लाल रंग की परत बन जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिंक धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए जिंक धातु कॉपर को कॉपर नाइट्रेट के विलयन से हटा देगी और जिंक नाइट्रेट का निर्माण हो जाएगा।
हमें शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त हो जाएगी और कॉपर धातु जिंक की छड़ के चारों ओर अवक्षेपित हो जाएगी, जिसके कारण लाल रंग की परत का निर्माण हो जाएगा। देखो, जब हम कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन में जिंक धातु की छड़ को डालते हैं तो कॉपर नाइट्रेट का जलीय विलयन नीले रंग से रंगहीन हो जाता है और जिंक की छड़ के चारों ओर लाल रंग की परत बन जाती है। इसमें क्या होगा, देखो रिएक्शन ये होती है कि जो कॉपर नाइट्रेट है इससे जिंक रिएक्शन कर लेगा और जिंक कॉपर को कॉपर नाइट्रेट से हटा लेगा, बना देगा ZnNO3 प्लस क्या बन जाएगी, कॉपर धातु। यहां पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, अपचय। अब क्योंकि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो जिंक इलेक्ट्रॉन देता है किसको, कॉपर को। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जिंक से कॉपर को होता है। अब क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, परिणाम स्वरूप जिंक नाइट्रेट बनने के कारण विलयन का रंग रंगीन हो जाएगा और कॉपर धातु जो विलयन में पहले कॉपर +2 के रूप में थी, ये अपचयित होकर जिंक की छड़ के चारों तरफ अवक्षेपित हो जाएगी। इसी कारण जिंक की छड़ जिसका जो भाग विलयन में डूबा है उसके चारों तरफ लाल रंग की परत बन जाएगी। और एग्जांपल लेते हैं, देखो इसको नंबर 1 के लो जैसे। नंबर 2, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर धातु की छड़। यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु की छड़ डालें तो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जो पहले रंगहीन होता है कुछ समय के बाद नीले रंग का हो जाता है। देखो हमने यहां क्या किया था, सिंपल सी चीज है, ये हमने कॉपर धातु की छड़ रखी है, ये है सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन। और ये क्या है, कॉपर धातु की छड़। अब क्या होगा, थोड़े समय के बाद हम देखेंगे कि छड़ में तो किसी भी प्रकार का कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन था अब किस रंग का हो जाएगा, नीले रंग का विलयन हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर रिएक्शन क्या होगी, देखो जो सिल्वर नाइट्रेट है इससे कॉपर रिएक्शन कर लेगा और कॉपर बना लेगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 और साथ में क्या मिल जाएगी, सिल्वर धातु। बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर ले, क्योंकि यहां पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कॉपर नाइट्रेट में और सिल्वर का यहां क्या हो रहा है, अपचय। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कॉपर से सिल्वर की तरफ होता है। कॉपर धातु की छड़ सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है, जिसके विलयन का रंग नीला होता है। इसीलिए विलयन AgNO3 का विलयन रंगीन होता है, लेकिन AgNO3 से कॉपर रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है, परिणाम स्वरूप विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्योंकि यहां पर कॉपर का ऑक्सीकरण होता है और हमें कॉपर नाइट्रेट प्राप्त होता है, जिसके कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो ऊपर वाली रिएक्शन में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जा रहे हैं और यहां देख रहे हैं कॉपर से कहां जा रहे हैं, सिल्वर की ओर। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, वेल नोन है, वो क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की छड़।
देखो यहां हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन है, छड़ किसकी है, जिंक की। ये जिंक धातु की छड़, ये कॉपर सल्फेट का विलयन। कैसा होता है, नीले रंग का। कुछ समय के बाद अगर देखें तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है ये जिंक से रिएक्शन करता है और जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर बना लेगा जिंक सल्फेट और साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर धातु। यहां पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, देखो ध्यान देंगे, जिंक से जिंक सल्फेट में जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और कॉपर सल्फेट से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं जिंक से कॉपर की ओर। जिंक सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का नीला रंग समाप्त हो जाता है, विलयन रंगीन हो जाता है। ऐसे ही अगर हम निकल सल्फेट विलयन में कोबाल्ट धातु की छड़ डाले तो क्या होगा, देखो यहां पर निकल सल्फेट से कोबाल्ट रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा कोबाल्ट सल्फेट और साथ में क्या आ जाएगी, निकल धातु। यहां पर निकल सल्फेट से निकल में निकल का क्या हो रहा है, अपचयन, और कोबाल्ट सल्फेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कोबाल्ट से निकल को। तो ये जो रिएक्शन है प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं, ये हमें क्या जानकारी देती है, ये हमारे लिए क्या यूजफुल है। इन रिएक्शन की सहायता से हम विभिन्न प्रकार की धातुओं की सक्रियता श्रेणी बना सकते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो जिंक से अधिक क्रियाशील कौन है, कॉपर, और कॉपर से कम क्रियाशील कौन है, सिल्वर। यानी सबसे कम क्रियाशील तो है सिल्वर, उसके बाद कॉपर, और कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है, जिंक। तो इन तीनों धातुओं की इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया से हमें पता चल गया कि सबसे अधिक क्रियाशील जिंक, फिर कॉपर और फिर कौन है, सिल्वर। तो अगर हम विभिन्न प्रकार की धातुओं की इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं देखें तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया द्वारा हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी बना सकते हैं। धातुओं की ऐसी श्रेणी जिसमें विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। दूसरा यूजफुल पार्ट इसका यह है कि इसकी सहायता से हम विभिन्न धातुओं के संयोजन से गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे हम जिंक व कॉपर को लेकर गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं और वहां जिंक अधिक क्रियाशील है तो एनोड का कार्य करता है और कॉपर कम क्रियाशील है तो किसका कार्य करेगा, कैथोड का। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया द्वारा हम विभिन्न धातुओं की सक्रियता श्रेणी बना सकते हैं और इसके द्वारा गैल्वेनिक सेल के निर्माण में हमें सहायता मिलती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें विभिन्न तत्वों और धातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं कहलाती है। इसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को इलेक्ट्रॉन देती है और कम क्रियाशील धातु का अपचयन होता है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या और सेकंड प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं कंप्लीट कर ली है। प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया के बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। अगर मेरे वीडियोज जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।